नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिस सबका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था कि कंपटीशन की मैथ कब से पढ़ाई जाएगी। तो आज से अपन कंपटीशन की मैथ के ऊपर ही चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको देखा होगा कि आपको चैनल के ऊपर मैंने एक सिलेबस डाला हुआ है और वो सिलेबस के अंदर मैंने 36 टॉपिक लगभग लिखे हुए हैं। तो उनको अपन क्रम से ही पढ़ेंगे। क्रम से का मतलब कम से कम 15 टॉपिक तक तो मुझे क्रम से पढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआत के 15 टॉपिक है वो आपके बेसिक्स हैं। इनके कारण ही आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको शुरू के 15 टॉपिक तो कैसे पढ़ाऊंगा, लगभग क्रम से ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आपकी जो भी सबसे पहले क्वाइट होगा कि आपको कोई लगेगा कि उसी को पहले पढ़ाना है तो उसको पीछे पढ़ाएंगे, लेकिन 15 टॉपिक तक लगभग क्रम से पढ़ाएंगे। उसके बाद आपकी जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अंक और संख्या, अंक तथा संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट एंड नंबर। और अपन किसी भी टॉपिक को उतने लेवल तक पढ़ेंगे जितने लेवल तक आप एलकेजी से लेके 12th और 12th के बाद बीएससी और बीएससी के बाद कंपटीशन तक कोई टॉपिक जितना हो सकता है, जहां तक होगा उतना अपन पूरा एक संग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात अपन विशेष तौर पर ध्यान रखें, अंक और संख्या। तो सबसे पहले बात आती है अंक की, और अंक की स्टार्टिंग हुई है 0 से। कहां से? 0 से 1 2 3 4 5 करते करते ये टोटल जो 0 से 9 तक अंक है क्या होते हैं? अंक किसे होते हैं, कहां से आता होते हैं? 0 से। और टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं? तो कुल अंक कितने होते हैं? 10। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। इन अंकों से ही मिलकर क्या बनती है? संख्या। क्या बनती है? तो संख्या किस प्रकार से बनती है? अंकों से मिलकर। किससे मिलकर? अंकों से मिलकर। तो जैसे 2 अंकों की संख्या, तो इसके अंक कितने होंगे? 2 होंगे। 3 अंकों की संख्या के अंदर 3 अंक होंगे। 2 अंकों की संख्या जैसे 10, सबसे छोटी कौन है? 10। फिर 11, ऐसे करते करते लास्ट कौन सी होती है? 99। 3 अंकों की बात करें तो 100, 101 और इस तरह से 900। तो आपसे एक तो प्रश्न यही पूछे जाते हैं कभी 10 अंकों की 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर। तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकाल दें तो अंतर हो जाएगा आपका 99 माइनस 10 यानी कि 89। तो इस तरह से एक प्रश्न तो आपका ये बन। तो इस तरह से अंकों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, 2 की, 3 की, 4 की, 5। इस तरह से अंकों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद सब आता है फिर अंकों संख्या के प्रकार। क्या आते हैं? संख्या के। अच्छा, संख्या के प्रकार से पहले अपन 2 शब्द और पढ़ेंगे। स्थानीय मान। क्या आता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस, यानी यहाँ जो कीमत है वो किसकी है? प्लेस की है। जैसे अपन समझते हैं कि कोई आदमी है और कोई आदमी कलेक्टर बन गया है। क्या बन गया है? तो उसकी किसकी वैल्यू ज्यादा है? पोस्ट की वैल्यू है। आदमी तो अपन जैसा ही है लेकिन वैल्यू किसकी है? पोस्ट की। तो ऐसे ही यहाँ पे भी संख्या के अंक तो वही होंगे लेकिन उसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे अपन? प्लेस के अकॉर्डिंग। कैसे? देखिए, कोई संख्या लिख दी मैंने, ये 2354। इसके अंदर आप देखेंगे कि 4 की प्लेस। अच्छा, दोनों शब्द एक संग पढ़ा देता हूं मैं, स्थानीय मान और जातीय मान। फेस वैल्यू। क्या? फेस। ठीक है, अब देखिए, तो इनको आप ऐसे समझें। फेस का मतलब आदमी की शक्ल तो अब भी वही है, आदमी की शक्ल नहीं बदलती है लेकिन उसका क्या बदल गया? प्लेस। पहले हमारे साथ ही खेला करता था लेकिन आज उसकी प्लेस बदल गई, पोजीशन बदल गई और क्या बन गया? कलेक्टर। तो अब वैल्यू किसकी हो गई? कलेक्टर की। लेकिन फेस वैल्यू के अंदर फेस तो आज भी वो अपने दोस्त ही है। तो ये आपको समझ। तो देखिए कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ इस 4 की, तो 4 की जो पोजीशन है, अगर मैं बात करता हूँ प्लेस वैल्यू की, किसकी? और एक बात करता हूं मैं फेस वैल्यू। तो फेस में तो आज भी वो कितना है? 4 है। लेकिन प्लेस क्या है? तो प्लेस कौन से नंबर पे है? ये इकाई अंक पर है। किस पर है? इकाई। अच्छा, इकाई अंक। दूसरे को बोलते हैं दहाई अंक, तीसरे को बोलते हैं सैकड़ा, चौथे को बोलते हैं, और 5वां और होता है तो उसको बोलते हैं 10,000। क्या बोलते हैं? 10। तो ये उसकी क्या है? प्लेस है। क्या है? प्लेस। किसी भी संख्या के स्थान क्या होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इस तरह से आके बढ़ते हैं। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे भी। तो देखिए, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? तो 4 की पोजीशन किस पर है? इकाई अंक पर है। किस पर है?
तो इकाई का मतलब हो गया, देखो 4 तो खुद है ही, और वैल्यू कितनी ऐड होगी इसके अंदर, इकाई यानी कि 1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4, कितनी आ जाएगी। बात करें 5 के लिए, तो 5 के लिए एक तो अपन बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, और एक बात करते हैं अपन फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब 5 तो खुद, और प्लेस कौन सा है इसका, 10वां है, कौन सा है, कौन सी रैंक है, 10th रैंक है, ठीक है। तो आप हो गए कितना 50, कितना हो गया ये, और फेस वैल्यू हो गई आपकी 5, कितनी हो गई। फेस वैल्यू का मान है एज इट इज मान, खुद का ही मान, खुद मान, कौन सा मान, खुद का, वो तो कौन सा होता है, जातीय मान, कौन सा होता है, 5 का 5, 4 का 3, 3 का 3, 2 का 2, ये तो जातीय मान। लेकिन स्थानीय मान क्या है, स्थान के साथ गुना होकर, किससे गुना होकर, स्थान से। कोई इकाई के साथ है तो 1 से गुना होगा, दहाई के साथ है तो 10 से गुना होगा, सैकड़ा के साथ है तो 100 से गुना होगा। तो इस तरह से आपको गुना। अब इसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करते हैं कि जैसे कोई संख्या है 4 का मुझे निकालना है स्थानीय मान, क्या निकालना है, स्थानीय। तो क्या करेंगे, जिसके पीछे जितनी जीरो है उतना अपन क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो 4 के पीछे कोई अंक नहीं है, इसलिए कोई जीरो नहीं। लेकिन बात करें 5 की, तो 5 के लिए देखोगे तो 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1, तो कितनी जीरो लगा देंगे। 3 के पीछे 2 है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह का आपका प्रश्न। अब आजकल प्रश्न ऐसा आना थोड़ा सा बंद हो गया है, ठीक है। अब प्रश्न कैसे आ रहा है, प्रश्न ऐसे आ रहा है कि इसी संख्या के अंदर क्वेश्चन आया, 3 के जातीय और स्थानीय मान में अंतर ज्ञात, स्थानीय मान में अंतर ज्ञात की, ये प्रश्न आ गया, प्रश्न ये आ गया कि 3 के जातीय और स्थानीय मान में क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो 3 का जातीय मान कितना है, यहाँ पर 3 है, स्थानीय मान कितना है, तो 300 है, कितना है, 3 के पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो। तो अब इनका अंतर निकालना है, तो 300 में से क्या घटा दोगे, और कितना हो जाएगा, 200। तो आजकल प्रश्न नॉर्मल ना पूछे, थोड़ा सा आगे एक लाइन स्टेप बढ़ गया है। इसका आपसे पूछ सकता था अंतर की जगह योग ज्ञात करो, तो अपन योग कर देते 300। तो प्रश्न पहले तो क्या होता था, छोटे लेवल पे सिर्फ इतना ही पूछा करता था कि स्थानीय मान बताइए और जातीय मान बताइए। लेकिन आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ गया, अंतर ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात, हो सकता है गुणनफल भी पूछ ले, क्या पूछ ले, गुना। तो गुना क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3 यानी कि 900, भाग पूछ ले 300 बटा यानी कि 100। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार दोबारा से समझें, स्थानीय मान का मतलब है स्थान की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, कोई आदमी सैकड़ा पे तो 100 के हिसाब से बना होगा, 50 की पोजीशन है तो उसकी पेमेंट किससे जुड़ेगी, 10 के हिसाब से जुड़ेगी। कोई इकाई वाला है तो उसकी पेमेंट 1 के हिसाब से। जैसे आपने सुना नहीं है क्या कि पेमेंट किस अकॉर्डिंग होती है, जैसे आपने कारीगरों को सुना होगा, तो बेलदार की कुछ है, किसी कारीगर की, बड़े कारीगर की कुछ है, बड़े अफसर की कुछ और है। तो उसकी पोजीशन किसके हिसाब से, पेमेंट किस हिसाब से तैयार होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग। कोई सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है तो उसकी पेमेंट 1 रुपए के हिसाब से, कोई की दहाई का अंक है तो उसकी पेमेंट किसके हिसाब से, दिन के 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना। तो प्रश्न अब आगे बढ़ने लग गया है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जातीय मान पूछ सकता है, स्थानीय मान पूछ सकता है, दोनों का योग पूछ सकता है, दोनों का अंतर गुना जोड़ बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पहले तो आपको ये समझ में आना। अब अपन पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार के अंदर अपन देखेंगे देखिए संख्याओं के ऊपर अपन बात करने वाले। सबसे पहले संख्याओं के ऊपर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली संख्या आपकी कौन सी आती है, तो संख्याएं बहुत सारी हैं, ठीक है। संख्याओं का कोई निश्चित प्रकार नहीं है, लेकिन अपन एक रूप में पढ़ते हैं और वो सबसे पहले इस प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी पढ़ते हैं, प्राकृत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल। और नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है, कैपिटल
n से, किससे, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या कौन सी पढ़ते हैं, WHO होल नंबर किससे बोलते हैं इसको, और दिखाते हैं किससे हैं, W से। तीसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, पूर्णांक, क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं Z से, किससे, चौथा। फिर अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, लेकिन दिखाते हैं किससे हैं, Q से। फिर आती है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल, और इसको अपन दिखाते तो वैसे किसी से नहीं है, लेकिन इसको Q का पूरक माना जाता है, Q और ऊपर C लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आता है अपन का वास्तविक संख्या, और इसको बोलते हैं अपन रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल, और इनको कैपिटल R से दिखाते हैं। फिर अपन का आता है कौन सा, काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या का मतलब है इमेजिनरी नंबर, कौन सी नंबर, इसको दिखाते हैं अपन किससे, I से, किससे। फिर अपन का आया था सम्मिश्र संख्या, लास्ट, सम्मिश्र, और इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, और इसको अपन दिखाते हैं कैपिटल C से। अब इन सबके ऊपर अपन बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। अच्छा, जो मैंने ये लिखा है वो क्रम में ही लिखे हैं, किस में लिखे हैं, यानी सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन, फिर उससे बड़ी कौन, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे कर, ठीक है। अब एक एक को समझो। प्राकृत संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरली आप किसी आदमी से पूछो, देखो इसको ऐसे समझना, नेचुरली आप किसी आदमी से बोलो कि गिनती है, बोलो स्टार्ट करो, क्या करो, गिनती बोलना, तो वो बालक ऑटोमेटिक नेचुरली कहां से स्टार्ट कर देगा, 1 से। किससे बोलना स्टार्ट करेगा, आप बोलो गिनती बोलो तो वो बच्चा करेगा 1 2 3 4, कहां से स्टार्ट करेगा, सीधी, तो उसकी नेचुरली हैबिट किससे है, 1 2 3 4। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या के ऊपर, किसके ऊपर, तो देखिए पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। कैसे, देखिए आप इसको ऐसे समझे, देखिए यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, 0, और 0 की तरफ देखोगे तो एक ही तरफ संख्या है, किधर संख्या है, एक ही तरफ। इसका मतलब 0 के भी किधर ही जाना है, सिर्फ एक ही तरफ जाना, और P दिख रहा है, क्या दिख रहा है, P4 प्लस की तरफ ही जाना है, ठीक है। पूर्णांक के ऊपर बात करें तो पूर्णांक में आप देखोगे 0 बीच में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बीच में तो कौन हो गया, 0। अब इधर भी जाना है, और 0 के इधर भी जाना, 0 के इधर भी जाना है, यानी माइनस में भी जाना है और प्लस में भी जाना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अच्छा, पूर्णांक का मतलब एक शब्द और समझें इसको, कि पूर्णांक में क्या क्या होता है, पूर्णांक में क्या क्या, तो अगर इसका आप एक बार संधि विच्छेद करेंगे तो आपको देखेगा पूर्ण अंक, क्या देखेगा, पूर्ण यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूरा पूरा का मतलब बटे की संख्या नहीं चलेगी, जैसे मैंने लिख दिया 2 बटा, तो अगर आप इसका भाग देंगे तो पाएगा 0.66, क्या आएगा, अर्थात ये पूरा पूरा अंक नहीं है, तो ये पूर्णांक के अंदर कभी भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। और देखें तो जैसे दशमलव की संख्या है, किसकी संख्या है, दशमलव की संख्या, ये कभी भी पूरे अंक, मैंने लिख दिया 2.5, तो ना तो ये 2 है ना ही 3 है, कभी भी पूरा अंक नहीं है, इसलिए किस में नहीं आएगा, आपका पूर्णांक में। तो पूर्णांक के अंदर क्या आएंगे, पूरे पूरे अंक, क्या आएंगे, कौन कौन से, 0 प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, वो पूरी अंक, कैसा होना चाहिए, पूर्ण, दशमलव की नहीं चलेंगी और अपॉन वाली संख्या नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, पूर्णांक। दोबारा से याद करें इन तीनों को,
प्राकृत अभी से अगर नेचुरली पूछा जाएगा तो वहां से स्टार्ट करेगा 1 से। इसके बाद होल नंबर को आप देखेंगे तो 0 से एक ही तरफ चलना है, ठीक है। पूर्णांक में आप देखोगे तो 0 के इधर भी लेटर और इधर भी, तो 0 के इधर भी चलना है, 0 के उधर भी। इस तरह से आपकी यहाँ तक की बातें हो गई। और याद रखें पूर्णांक के अंदर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या समझते हैं कि सारी संख्या प्लस की, जीरो की और माइनस की सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ पॉइंट वाली संख्या नहीं आएंगी और भिन्न वाली संख्या नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या है? वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P बटे Q के रूप में क्या किया जा सके? के रूप में लिखा जा सके। और एक खास दो बातें और हैं इसके अंदर, P व Q को क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? एंड तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि, और देखिए मैंने आपको इस डेफिनेशन को अच्छे समझना, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, शुरुआत में होना जरूरी नहीं। जैसे एक एग्जांपल समझे कि मैंने कहीं लिख दिया 2/5, 2/, तो 2 क्या है? पूर्णांक है, 5 भी क्या है? पूर्णांक। और नीचे वाली संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? 0, तो 0 भी। तो ये संख्या क्या है? मेरी परिमेय संख्या। दूसरी संख्या एक एग्जांपल और समझे, -2/7, 2 अपॉन, तो -2 भी क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब प्लस की और माइनस की और 0, तो -2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हुई? परिमेय संख्या। अब एक एग्जांपल और देखें, जैसे मैंने लिख दिया 5, क्या लिख दिया? तो क्या 5 परिमेय संख्या है? तो मैंने कहा था कि 5 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी आप इसको नीचे क्या लगा सकते हो, तब आप देखोगे कि तो P बटा Q के रूप में बन गई। P और Q दोनों ही संख्या क्या है? पूर्णांक। और नीचे वाली संख्या क्या नहीं है? 0। तो इस तरह से 5 भी क्या होगा? जैसे 11 पूछ ले तो 11 के नीचे भी आप 1 लगा सकते। तो ये सब क्या है? परिमेय। इसके अलावा कहीं एक संख्या लिखी हुई है जैसे 0.66, क्या लिखी हुई है? पॉइंट, तो क्या ये परिमेय है? तो बिल्कुल है, ठीक है। पॉइंट हटा सकते हैं अपन और 2 0 नीचे लगा सकते, और इस तरह से क्या बन जाएगी आपकी? एक P बटा Q के रूप में बन जाएगी। तो क्या क्या संख्या हो सकती है परिमेय संख्या? तो कोई भी भिन्नात्मक संख्या, कोई भी भिन्नात्मक बटे की संख्या, सब क्या होती है? परिमेय संख्या, बशर्ते कि उनके नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0 का मतलब ये 0 नहीं है कि हाँ 0 दिख रही है, ये तो 100 है, क्या है? और फिर अकेली 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे है ना, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये संख्या कौन सी कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या। तो दोबारा समझे, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सके, यानी बटे में लिखा जा सके, और ऊपर और नीचे दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही में नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा था, जैसे अभी 0.25, क्या लिख दिया? तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो नीचे वाली संख्या तो पूर्णांक है, लेकिन ऊपर वाली संख्या पूर्णांक नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। क्या करेंगे? और सरल करने के बाद अब ये बन गई पूर्णांक। तो मैंने इसलिए इसको डेफिनेशन में ये लिखा है कि P बटा Q के रूप में शुरू में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपन इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। शुरुआत में तो ये क्या था? 0.25, क्या था? पॉइंट, तब ये पूर्णांक नहीं था, परिमेय नहीं था, लेकिन हमने क्या किया? इसको लिख दिया। क्या कर दिया? सरल करके लिख दिया। और क्या लिख दिया? बटे में 100, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बटे में हम कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम बटे में वाली कौन सी को तो बोले और कौन सी को नहीं बोले, तो उसके लिए अपन एक चैप्टर अंदर पढ़ेंगे ही वैसे, दशमलव प्रसार। लेकिन अभी भी थोड़ा सा समझ लें कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, क्या हो? यानी कुछ संख्या बाद आपका दशमलव में भाग जाना कम हो जाए, क्या हो जाए? बंद हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया 0.62, तो इसके बाद आप देखोगे कि भाग जाने का कोई निशान, अगर ये ऐसे लिखा होता इसका मतलब अभी भी भाग और जाएगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाग नहीं गया, अब यहाँ पे भाग क्या हो गया मेरा? बंद। क्या हो गया है? बंद। तो अब इसको क्या बोलेंगे? अब ये शांत है, क्या है ये? और जब ऐसा भाग जाना बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक वो संख्या क्या है? परिमेय, क्या है? लेकिन अगर और भाग जा रहा होता तो फिर अपन इसको परिमेय नहीं बोलते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखिए। इसके अलावा फिर आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा
जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी जिनको बटे के रूप में लिखा नहीं जा सकता। जो यहाँ पे पी और क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। पी व क्यू क्या होनी चाहिए, अगर, ठीक है। तो इसको कैसे समझे, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया √2, क्या लिख दिया, तो √2 को आप देखेंगे तो 2 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल बाहर नहीं आएगा। इसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट के अंदर देखेंगे तो 1.41 और 4 कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, और जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए ये संख्या कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो याद रखिए अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जो किसी भी अभाज्य संख्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभाज्य संख्या का वर्गमूल। अभाज्य संख्या का हमेशा क्या होती है, अभाज्य अपरिमेय संख्या होती, अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, तो अच्छे से समझे। √2, √3 की मैं बात करूं तो √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन कोई आपसे पूछ ले √4, क्या पूछ ले, तो √4 के अंदर आप देखोगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। कितना आ जाता है, तो 2 तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। और जब पूर्णांक हो गया तो वो संख्या किसमें चली जाएगी, परिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पे आप ये समझना पी और क्यू क्या होनी चाहिए, अपूर्णांक। कैसे होनी चाहिए, यानी पूरा पूरा अंक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा पूरा अंक नहीं है, ये 1 पॉइंट कुछ 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 है। ठीक है, तो इस √3 को आप देखोगे तो √3 की वैल्यू कैसे होती है, 1.732 डॉट 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 कुछ ना कुछ और आगे भी होती है। तो ना तो ये पूरा 1 है और ना ही पूरा 2 है, इसलिए ये संख्या किसमें है, अपूर्णांक है। क्या है, और अपूर्णांक होने का मतलब कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अपरिमेय संख्या के, वो 2 है भाई। एक तो ई और एक है पाई। पाई को हालांकि दुनिया समझती है 22/7। क्या समझती है, अगर ये पाई की वैल्यू 22/7 ही होती तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक होकर परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन एक्चुअलिटी में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, एक्चुअलिटी में पाई की वैल्यू होती है 3.4। 3.4 पूर्णांक नहीं है, कैसा है, अपूर्णांक। कैसा है, और अपूर्णांक इसलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो पाई को स्पेशल ध्यान रखना है, पाई कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ई की बात करें, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ई का आप देखेंगे तो ई की वैल्यू भी ऐसी होती है, 2.732 ऐसे करके होती है। तो ई की वैल्यू भी होती है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अपूर्णांक है। क्या है, और अपूर्णांक इसका मतलब कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए स्पेशल उदाहरण ध्यान रखें। एक तो किसी भी संख्या का अंडर रूट, लेकिन उसका पूरा वर्ग बाहर आना नहीं चाहिए। √9 अगर आप बोल रहे हो तो √9 आपका गलत है, क्योंकि √9 का बाहर आ जाता है कितना, 3। कितना आ जाता है, और 3 तो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, तो पूर्णांक होती है, अपन किस कैटेगरी में चले जाएंगे, परिमेय की कैटेगरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जबकि √7 की बात करें तो √7 क्या है, अपूर्णांक है। क्या है, इसका पूरा पूरा अंक बाहर नहीं आएगा। √8 की बात कर लें तो √8 को क्या लिख सकते हैं आप, √8 को लिख सकते हैं 2 रूट। तो 2 रूट, और 2 रूट 2 क्या है, √2 पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये भी पूरा क्या है, अपूर्णांक। क्या है, और अपूर्णांक इसलिए ये भी कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद वास्तविक संख्या के ऊपर बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो अब तक जितनी संख्याएं पढ़ी, जितनी भी संख्या अब तक पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी हमने, परिमेय पढ़ी और परिमेय पढ़ी। इन सबको एक संग लिख देना ही क्या है, सभी संख्या मिल गई तो क्या हो गई, वास्तविक संख्या। जैसे मैं पूछ लेता हूं √2, तो √2 क्या है, अपरिमेय। क्या है, तो अपरिमेय है तो भी क्या है, वास्तविक। मैंने लिख दिया 2, क्या लिख दिया, तो 2 क्या हो गई, परिमेय। तो परिमेय हो गई तो भी क्या है, वास्तविक। तो जितनी भी संख्या अपन ऊपर से लेकर अब तक पढ़ के आए वो सारी क्या है, वास्तविक। आपने लिख दिया 5.232 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है,
होने को ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। कौन सी है, लेकिन हमने तो बोला अपरिमेय हो या परिमेय, दोनों ही क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। तो अपरिमेय है तो भी ये क्या है, वास्तविक संख्या। दो है परिमेय है, दो क्या है, और परिमेय है तो भी क्या है, ये वास्तविक संख्या। ठीक है, तो परिमेय हो या अपरिमेय, दोनों ही कैसी कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अब काल्पनिक संख्या। किसको पढ़ेंगे, काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या के अंदर क्या होता है कि वो संख्या, देखिए आपको सीधा समझा देता हूं, ऋणात्मक संख्या, किसकी बात हो रही है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या का क्या होती है, काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या होती है, ऋणात्मक का मतलब मैंने बोल दिया अंडर रूट -1 का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। तो ऋणात्मक का वर्गमूल होता है काल्पनिक संख्या, और इसको दिखाते हैं अपन स्मॉल आई, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा बोला जाता है किसको, माइनस के वर्गमूल, -1 के वर्गमूल को क्या बोला जाता है, आयोटा। अब आप 1 मिनट के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दें, क्या कर दें, तो वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है। तो -1 आ गया किसका मान, आयोटा स्क्वायर का मान। ठीक है, दोनों तरफ एक बार आयोटा से और गुना कर दें, किससे गुना कर दें, आयोटा से इधर कर दें और आयोटा से ही। तो देखिए यहाँ तो बनेगा माइनस का आयोटा, क्या बनेगा, माइनस आयोटा का आयोटा, और इधर बनेगा आयोटा की पावर 3। ठीक है, अब दोबारा से देखें, एक और बार आयोटा से गुना कर दें, किससे गुना कर दें, आयोटा से। तो आयोटा से जैसे ही आप गुना करोगे तो देखिए माइनस का आयोटा इंटू आयोटा, और इधर हो गया आयोटा की पावर 4। तो माइनस का माइनस आयोटा बराबर आयोटा की पावर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, कितना होता है, तो आयोटा की पावर 4 हो गई आपकी प्लस का। तो एक बार दोबारा से मैं सबको वैल्यू को रख देता हूं। देखिए आयोटा की पावर 1 का मान होता है माइनस का, आयोटा की पावर 2 का मान होता है माइनस का, वर्ग कर दो दोनों तरफ। आयोटा की पावर 3 का मान होता है माइनस का, और आयोटा की पावर 4 का मान होता है प्लस का। इससे ऊपर की जितनी भी पावर है, जैसे आयोटा की पावर मान लो 5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले किसका भाग दे दो। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, देखो अच्छा आप ही समझे, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे इसको, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, आयोटा इंटू आयोटा की पावर, और सब जानते हैं कि आयोटा की जगह आयोटा और आयोटा की पावर 4 का मान, तो आयोटा एकम आयोटा। आयोटा की पावर 6 को देखें तो आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर, तो आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 4 का मान, तो ये बन गया मेरा आयोटा का, और आयोटा स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं अपन, माइनस। तो याद रखिए आयोटा के बारे में जितना था वो मैंने अभी एक संगी बता दिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं कैसी हैं तथा ऋणात्मक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक और काल्पनिक, दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाती है, सम्मिश्र। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, क्या लिख दिया, तो 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक, और वास्तविक संख्या है तो इसलिए कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या। लेकिन मैंने लिख दिया 4 आयोटा, क्या लिख दिया 4, तो आयोटा क्या है, काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या तो भी कैसी संख्या है, सम्मिश्र। लेकिन एक संख्या मैंने लिख दी 2 + 4 आयोटा, क्या लिख दी, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिलकर भी क्या बनेगी, सम्मिश्र संख्या। तो अकेला वास्तविक हो तो सम्मिश्र संख्या, अकेली काल्पनिक हो तो सम्मिश्र संख्या, और दोनों का गुना जोड़ बाकी कुछ भी हो तो भी क्या है, सम्मिश्र संख्या। यहाँ तक की बातें आपको शायद समझ में आई होंगी। इसके अलावा 2-3 बातें और अपन छोटी छोटी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा धनात्मक पूर्णांक, क्या शब्द सुना होगा, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होना तो चाहिए पूर्णांक, पूरा अंक, लेकिन कैसा होना चाहिए वो, प्लस का। किसका होना चाहिए, तो आप देखोगे कि धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इधर तक। तो धनात्मक पूर्णांक की जब बात आएगी तो अपन इसको क्या लिखेंगे, प्लस की संख्या, पॉजिटिव नंबर। कौन सी संख्याओं की बात करेंगे, पॉजिटिव।
और पॉजिटिव को दिखाने के लिए एक तरीका और है, जीरो से बड़ा, जीरो से, तो जो संख्या जीरो से बड़ी होती है वो क्या कहलाती है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। फिर बात करते हैं अपन ऋणात्मक की। किसकी बात करते हैं, कोई आपसे पूछ ले ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है, ऋणात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। कौन सी नंबर, जिनके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। और माइनस की जितनी भी संख्या होती है उनकी एक खासियत होती है कि वो सब क्या होती है, जीरो से छोटी, जीरो से कम होती है, जीरो से कम होती है। इसके अलावा और आप देखें तो एक शब्द और आता है शून्यतर। क्या आता है, शून्यतर पूर्णांक। शून्यतर का मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, ठीक है। तो शून्य को छोड़कर जो भी पूर्णांक है, शून्य को छोड़कर जो भी, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आएंगे पॉजिटिव और एक आ जाएंगे, यानी प्लस की भी ले सकते हो और माइनस को भी, लेकिन किसको छोड़ देना है, शून्यतर, किसको छोड़ देना है, जीरो को छोड़ देना है, ठीक है। तो इन वर्डों से आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो। धनात्मक का मतलब केवल और केवल किसके पूर्णांक लेने हैं, प्लस के, ठीक है। तो प्लस के को अपन पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं चाहो तो, और किसको क्या बोल सकते हैं, जीरो से बड़े भी। बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक का मतलब माइनस के पूर्णांक, और ये होते हैं जीरो से छोटे। जबकि एक शब्द आ जाए शून्यतर पूर्णांक, तो इसका मतलब शून्य को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, तो प्लस का और माइनस की सारी संख्या, प्लस की पूर्णांक और माइनस के पूर्णांक। इसके अलावा फिर अपन पढ़ेंगे, देखिए अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर दो तरह की संख्या और पढ़ेंगे, दो चार तरह की, सब तरह की संख्या अपन पढ़ने वाले हैं एक साथ ही। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे एक वर्ग संख्या। कौन सी संख्या, वर्ग संख्या भी आपने सुनी होगी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या। फिर एक सुनी होगी आपने वर्गमूल संख्या, स्क्वायर रूट। तीसरी आपने सुनी होगी घन संख्या। चौथी आपने सुनी होगी घनमूल। इसको बोलते हैं क्यूब और इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब, ठीक है। तो इनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्ग संख्या का मतलब किसी भी संख्या की पावर दो, किसी भी संख्या की घात, घात कितनी कर दो, दो, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना। इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, उसी को, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5 का वर्ग, तो इसका मतलब हो गया 5 गुणा, ठीक है। 2 पावर का मतलब 2 बार गुना करना है। कितनी बार गुना करना है, 5 की पावर, सॉरी 15 की पावर 2 का मतलब हो गया 15 इंटू 15, कितनी बार, तो 2 बार जब गुना करते हैं तो आता कितना है, 25। 15 का कितना आता है, 225। तो याद क्या रखना है कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 15 का कितना होता है, 200। 1 का कितना होता है, 1 इंटू, यानी कि, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, वर्ग संख्या। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वर्गमूल संख्या। वर्गमूल संख्या का मतलब है घात 1 बटा, तो घात को क्या कर दो, आधी, क्या कर दो, तो वो क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है, वर्ग, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 25, क्या लिख दिया, तो 25 को आप क्या बोलते हो, 5 का स्क्वायर, क्या बोलते हो, लेकिन मुझे लेना है इसका वर्गमूल। क्या लेना है, वर्ग। अच्छा, वर्गमूल को दिखाने का तरीका है ये अंडर रूट। क्या है, अंडर, तो अंडर रूट लगा दिया मैंने, इसका मतलब 25 का क्या ले रहा हूं, वर्गमूल।
तो मैंने 25 को तो अंदर लिख दिया 5 का। तो आप अब याद रखें कि अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। कितनी पावर? आधी। और आधी पावर आप गुना करेंगे तो देखिए 2 इंटू 1/2 से 2 कट जाएगा और 5 की पावर 1 यानी कि कितना बाहर आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? तो अब इसको दुनिया के शॉर्ट में कैसे समझती है? शॉर्ट में कैसे समझना है कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते और क्या निकल के आ जाता? सीधा ही 5। क्या बाहर आ गया? जैसे मैंने बात की अंडर रूट 49, किसकी बात कर ली? तो 49 को मैंने अंदर लिख दिया 7 का स्क्वायर। किसका? तो अब 7 और अंडर रूट 2 कट गया यानी कितना बाहर आ गया? 7। क्या बाहर आ गया? ऐसे एक और एग्जांपल समझे। कहीं मैंने लिखा हुआ है अंडर रूट 49। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट। और इसका मुझे चाहिए वर्ग। क्या चाहिए? वर्ग। तो वर्ग करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 पावर लगाऊंगा। कितनी लगाऊंगा? तो 2 पावर लगाने के बाद अंडर रूट और 2 कट जाएगा यानी कितना बाहर आ जाएगा? 49। क्या बाहर आ जाएगा? तो यही आपको समझना है कि जब वर्ग करूं या वर्गमूल लूं, मतलब शॉर्ट में समझे तो ऐसे समझे कि पावर 2 पावर और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं। तो 2 पावर और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, जो अंदर का शेप होता है वो शेप निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे समझे। वर्गमूल निकाल, इसको अपन पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे कि वर्गमूल निकालने के कितने मेथड है। 3 मेथड अपन पीछे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी वो चैप्टर आने वाला है उसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं एक घन संख्या। कौन सी संख्या? घन संख्या का मतलब घात कितनी? 3 होगी। ठीक है, तो कि 3 घात का मतलब उसी संख्या से 3 बार गुना करना है। कितनी बार गुना करना है? उसी संख्या को कितनी बार गुना करना है भाई? 3 बार गुना करना है। जैसे मैंने बात की 5 का घन, कितनी घात होती है इसके अंदर? 3। तो इसका मतलब 5 को मुझे कितनी बार गुना करना है और कितना आ जाएगा? 125। 4 का क्यूब की बात करें तो 4 गुना 4 गुना कितना आ जाएगा? 64। तो घन का मतलब होता है 3 बार गुना करना है। कितनी बार? तो 4 का घन कितना होता है? 64। 5 का घन कितना होता है? 125। ठीक है, अब उल्टा देखें, घनमूल। क्या देखें? तो घनमूल के अंदर घात कितनी हो जाती है? 1/3। 1 और इसको दिखाने का एक तरीका और है कि इसके ऊपर कितनी पावर लगा देते हैं आप? 3। कितनी दिखा देते हैं? अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो वर्गमूल है, लेकिन घात 3 घात लग गई तो इसका मतलब कौन सा है? घनमूल। ठीक है, तो इसको आप देखें तो 64 का क्या निकालना है मुझे? घनमूल। क्या निकालना है? तो मैं क्या लिखूंगा इस 64 को? 4 की पावर 3। 4 की पावर, और घनमूल का मतलब होता है कितनी पावर? 1/। तो इस घनमूल को हटा के क्या लिख सकता हूँ? 1/। और 1/3 आपका कट जाएगा यानी कि कितना बाहर आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? तो घनमूल के लिए क्या ध्यान रखें कि 3 पावर और घनमूल आपस में कट जाते हैं। 3 पावर और घनमूल, जबकि वर्गमूल के अंदर 2 पावर और अंडर रूट। ठीक है, ये आपस में करना। तो इनके अलावा बची कुछ संख्या और रह गई अपन की, और वो संख्या अब आती है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो जितनी प्रकार की संख्या आप पढ़ेंगे एलकेजी से लेकर बीएससी लेवल तक, वो सारी संख्या अपन ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो देखिए कौन सी संख्या की बात होगी अब? सम संख्या। किन की बात करते हैं? सम संख्या, विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, विषम संख्या हो गई। फिर अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या, चौथी अभाज्य संख्या, पांचवी सहअभाज्य संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। भाज्य संख्या को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर, सहअभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, ये अपन को पढ़ना है। इसके अलावा भी अगर 2 चाहो तो आप और पढ़ लो। पूर्व रूपी, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। 7वां पर रूपी, परवर्ती संख्या। परवर्ती
संख्या। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी संख्या होती है? पूर्ववर्ती हो गई, परवर्ती हो गई। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 2 से भाग जानी, 2 से विभाजित होनी, 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती। इसके लिए आप एक और शब्द याद रख सकते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका? 0, 2, 4, 6 या तो किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी सम संख्या कहलाएगी। या 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे एग्जांपल लिख दिया 40, क्या लिख दिया? तो 40 के अंदर आप देखोगे कि इकाई का अंक क्या है? 0। क्या है? तो अगर इकाई का अंक 0 है तो संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। कौन सी हो जाएगी संख्या? पूरी सम संख्या। देखिए अब इसके अंदर मैं 1-2 बातें और लिखा देता हूँ। जैसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो वो आपकी 2 है। कौन है? 2 है। ठीक है, आ रही है समझ में? इसके बाद विषम संख्याओं के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या कौन सी संख्या है? जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे 30, 45, 40, तो आप इसका दोगे 2 का भाग तो पीछे पूरा भाग नहीं जाएगा। 2 से विभाजित, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? फिर बात आती है भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, 2 से विभाजक हो, क्या हो? या इसको बोल सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा अधिक विभाजक हो। जैसे मैंने एग्जांपल की बात की 60 के 6 ही ले लेते पहले। ठीक है, तो 6 के अंदर आप देखोगे कि इसके भाग देने वाली बहुत संख्या है। क्या है? बहुत संख्या। कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, और ये वो संख्याएं जो इसके क्या है? विभाजक है, भाग देने वाले। 1 का भाग 6 में चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है। और तो ये संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4, यानी कितने हो गए? 2 से अधिक। 2 से अधिक हो गए, इसलिए 6 को क्या बोला जाएगा? भाज्य संख्या। क्या बोला जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये संख्या हो गई भाज्य। सबसे छोटा एग्जाम्पल भाज्य संख्या का अगर आता है तो वो 4 आता है। कौन सा आता है? 4 के अंदर आप देखोगे 1 का जाता है, 2 का जाता है, और तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 2 से अधिक हो गए, तो इसलिए ये संख्या क्या है? 4। तो इसके अंदर एक नोट अपन को लिखना है, वो ये है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपको जो लिखना है वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोनों के सामने, कि 0 न तो सम है और न ही विषम। यानी 0 ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या। ठीक है, 0 कुछ भी नहीं है, ना तो 0 सम है ना विषम। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड, केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए? अलग अलग। जैसे मान लो 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो 5 के आप गुणनखंड देखोगे तो 1 और 5 ही है, 1 और किसी का भाग नहीं जाता, तो ये 2 ही है केवल, और केवल कितने हैं? और दोनों अलग अलग हैं दोनों, इसलिए संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अच्छे से समझें। और देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वो 2 है। कौन है? 2 के अंदर आप देखोगे तो दोनों के फैक्टर होते हैं, 1 और 1 का भाग जाता है और 2 का, और दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। कैसे है? इसलिए 2 सबसे छोटी है, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या। इसके अलावा बात करें कि एक क्यों नहीं है, तो एक के यहाँ फैक्टर देखोगे तो केवल एक का ही भाग जाता है। किसका जाता है? और एक तो दोनों कैसे होगा यहाँ समान, कैसे हो गए? समान। जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग होने चाहिए, इसलिए ये क्या नहीं है? अभाज्य नहीं, अभाज्य संख्या। तो इसमें आप एक पॉइंट जो नोट करना है वो ये करना है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती। तब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1। कौन होती है? 0 ना तो समय ना विषम। जबकि इधर बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कौन सी है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। और एक जो है, एक के बारे में भी स्पेशल लिखेंगे कि एक जो है वो न तो सम है, न तो, और न ही, सॉरी सम नहीं, अभाज्य, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। प्रश्न डायरेक्ट आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य? तो एक। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, एक होता है अभाज्य, भाज्य से अभाज्य और कोई नहीं, तो इसके अंदर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब देखिए, सहअभाज्य संख्या का मतलब है वे संख्याएं, वे जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, केवल 1 ही हो। वे संख्याएं लिखना है ना, वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। कौन सी कहलाती है? सहअभाज्य। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में आप अच्छे से समझेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। यानी दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन कितना आना चाहिए? केवल और केवल एक ही आना चाहिए। जैसे मैंने बात की 5 और 8, किसकी बात की? 5 और, तो 5 और 8 के अंदर आप कॉमन देखेंगे तो देखो 5 के अंदर भाग देने वाले हैं 1 और, जबकि इसके अंदर आप देखोगे तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 8 का भी। लेकिन जब मैं इन दोनों में कॉमन छांटने बैठूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही दिखेगा। क्या दिखेगा? तो 5 और 8 आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है ये आपस में? सहअभाज्य संख्या। तो अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4 और 9, 4 और, तो 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और, जबकि 9 के होते हैं 1, 3 और, लेकिन दोनों में अभी भी कॉमन कितना है? 1। दोनों में कॉमन इतना है, तो ये क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य। इसके अंदर अगर आपको एक बात हमेशा नोट करनी है तो ये याद रखना है कि दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य सदैव, सदैव यानी हमेशा, दो अभाज्य संख्या सदैव कैसी होती है? सहअभाज्य होती, सहअभाज्य होती। इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो अभाज्य संख्या ले रहा हूं, जैसे मुझे पता है 5 और 7 अभाज्य संख्या, तो वो हमेशा ही क्या आएंगी? सहअभाज्य आएंगी। कैसे आएंगी? देखिए, एक के फैक्टर है एक और इसके होते हैं एक और, तो एक और कितना कॉमन आएगा दोनों में? एक ही। इसलिए कौन सी संख्या होंगी? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी नहीं होती है? तो नहीं होने वाली को अगर आप देखें तो देखिए, जैसे मैंने बात की 4 और 6, किसकी बात की? तो 4 के अंदर आप फैक्टर देखोगे तो 1, 2 और, 6 के अंदर देखोगे तो 1, 2, 3 और, तो अब आपके अंदर कॉमन दिखेगा कि आपको 2 भी कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है? जबकि हमारा क्या होना चाहिए? कॉमन केवल एक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ गया? 2। कितना आ गया? तो ये आपस में क्या नहीं है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद दो संख्या और बची हैं आपकी, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। इनके अंदर आप देखेंगे तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है, देखो पूर्व यानी पहले, क्या होता है?
यानी किसी संख्या से पहले की संख्या, और परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। किसकी संख्या? जैसे मैं बात करता हूं कि 44 का पूर्ववर्ती संख्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या यानी 44 से पहले की संख्या, और 44 की मैं बात करता हूं परवर्ती संख्या की, परवर्ती मतलब बाद की, और ये कितनी हो जाती है? 45। तो इस तरह से आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती का कंसेप्ट समझ में आया। इस तरह की समझने के बाद फिर अपन के 2-3 शब्द और अपन पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर के अंदर एक ही बार में, और वो अपन पढ़ेंगे कुछ तरह के संबंध होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी दो संख्याओं के बीच में तुलना, क्या सीखेंगे? कोई भी दो संख्याओं के बीच में तुलना सीखेंगे, ठीक है? कैसे? देखिए इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं के मध्य तुलना। तुलना का मतलब या तो कोई संख्या या तो बड़ी है या छोटी है या फिर बराबर है, या फिर बराबर है। तो इनमें अपन एक तो सबसे पहले इसको समझें। जैसे मैंने लिख दिया 2 और 5, 2 और, तो यहां पर 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुंह खोल देना है, ठीक है? बड़ी संख्या की तरफ क्या करना है? मुंह खोल देना है। अच्छा, अब इसको बोलते हैं क्या है? इस वाले सिंबल को तो बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर। इसको बोलते हैं लेस, और इसको बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल, ठीक है? अगर सभी सवाल के अंदर इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तब तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? यानी समीकरण। क्या बोलते हैं? लेकिन जब ये दो सिंबल आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी यानी असमीकरण। क्या बोलते हैं? ये अपन आगे चल के काम आएंगे अपन के चैप्टरों के अंदर, जो अपन बहुपद वगैरह पढ़ेंगे कि समीकरण क्या है, तो इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए? लेकिन इनइक्वलिटी यानी असमानता क्या है, तो इसको बोलते हैं असमीकरण। जब कौन सा चिन्ह हो, या तो कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो, ठीक है? अब अपन बात करेंगे और आगे। तो देखिए 2 5 से छोटा। अब इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं, तो इसको ऐसे बोलना है, देखो 2, ये सिंबल को क्या बोलते हैं? लेस देन। क्या बोलते हैं? तो 2 लेस देन 5, 2, इसको मैं लिख देता हूं 2 लेस देन 5, 2 लेस देन, 2 लेस यानी कम है, 5 यानी 5 से। किससे? हिंदी वाले के लिए क्या लिख देता हूं? 2 कम है, 2 किससे? 5 से। 2 कम है 5 से, ठीक है? तो इसको ऐसे पढ़ना। जबकि इसको ऐसे लिख दे तो अब इसको क्या बोलेंगे? 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है, क्या है? 2 से। किससे? 5 बड़ा है 2 से। तो हमेशा ध्यान रखो, बोलने के लिए इधर वाले वर्ड को पहले यूज करना है, ठीक है? जो भी होगा वो इसके साथ होगा। कम है तो ये कम है, बड़ा है तो ये बड़ा है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है बोलते वक्त, ठीक है? इसको लेस देन, और इसको और ये जो मुंह खुलता है वो किस साइड खुलता है? जिधर की साइड आपकी संख्या बड़ी होती है। अब बात एक और इसके लिए सबसे बड़ा धोखा जो होता है वो ये होता है -2 और -5, -2 और माइनस। तो -2 और -5 के अंदर आप देखें तो कौन बड़ा है? -2 और -5 के अंदर कौन बड़ा है? चलिए -2 वाले को छोड़ो एक मिनट के लिए, आप पहले इसमें कंफर्म करें कि 2 और 5 में कौन बड़ा है। तो याद रखिए 2 और 5 में बड़ा है आपका 5। कौन बड़ा है? लेकिन मैंने क्या किया? दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया। किससे गुना किया? माइनस सी इधर किया और माइनस सी, तो अब बन गया ये -2 और इधर बन गया -का। तो याद रखना इतना सा है, बस इतना सा ही आपको याद करना है। दो संख्या आपको बता रहा हूं कि या तो कभी आप करें दोनों तरफ माइनस से गुना। किससे गुना करें? दोनों तरफ। या फिर आप क्या करें? संख्या को उल्टा करें। क्या करें? संख्या को पलटें। संख्या को पलटने पर चिन्ह बदल जाता। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो जाता? आपका चिन्ह बदल जाता। जैसे
देखिए अभी तो कैसा था, ये इधर था 5 वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों तरफ संख्या में क्या किया, माइनस से गुना कर दिया। क्या कर दिया, यानी दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो मेरा ये जो चिन्ह था वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, जो पहले इधर खुल रहा था वो किधर की तरफ खुलने लग जाएगा, इधर की तरफ। एक और समझे, जैसे 2 और 5 किसकी बात कर लेते हैं, 2 और, अभी तो ये संबंध है, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों के नीचे क्या था, और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, संख्या को क्या कर दिया, पलट दिया। क्या कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। तो इसको मैंने लिख दिया 1/2 और इसको लिख दिया 1/, तो भी मेरा क्या होगा, चिन्ह बदल, 1/2 इधर हो जाएगा, 1/5। तो याद क्या रखना है कि जब भी आप माइनस से गुना कर दें या संख्या को पलट, तो हमेशा क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता। लेकिन याद रखना है पक्षांतरण पे कभी नहीं बदलेगा, पक्षांतरण पर नहीं बदलता। केवल केवल कब बदलता है, इन दो ही कंडीशन, माइनस से गुना और संख्या को पलट। तो ये जितना भी अपन इसको समझ सकते थे, दो संख्याओं के मध्य तुलना, या तो दो संख्या क्या हो सकती है, कोई बड़ी और कोई छोटी। ठीक है, तो बड़ी है तो जिधर किधर मुंह खोल देना है। ठीक है, इक्वल का मतलब बराबर, जैसे 5 बराबर, अच्छा इसमें भी फंसते हैं कभी कभी लोग, 5 और इधर लिख दिया 10/, और पूछ लेता है कि इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा। तो दुनिया क्या समझती है कि 10 बड़ा है, यानी कि इधर लगा दिया, क्या लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल गलती, पहले सरल करना है। क्या करना है, 10 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और फिर आप बोलोगे कि ये दोनों तो क्या है, इक्वल है। क्या है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि दो अंकों के बीच की तुलना किस तरह से करनी है। इसके अलावा ऐसे भी पटक सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 5 × 2 और इधर दे दिया 10। अब आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 2 पंजे, इधर भी, तो कैसा हो गया, इधर लिख दे 7/3, क्या लिख दे, और इधर लिख दे 2 × 3, 2 × तो अब क्या करेंगे, 7 में से 3 का, और इसको देखें 7/3 का मतलब होता है 2.33, कितना होता है 2 पॉइंट, और जबकि इधर आ रहा 2 तिया, तो कौन बड़ा हो गया, इधर की। तो इस तरह से पहले आपको सरल करना, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन बड़ा है कौन। आपको दूर से देख के आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, जितना गुना लिखा हुआ तो पहले एक बार गुना करें, भाग लगा हुआ है तो पहले भाग भी देखें, फिर आप कंफर्म करें कि कौन सा संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना। इसके अलावा 2 अंकों की संख्या के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको जो भी टॉपिक लग रहा हो गणित के अंदर, ठीक है, कि हमको समझना है, उसको आप कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरह से, कौन सा टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी समझना है। ठीक है, शुरुआत के 15 चैप्टर अपन लगभग क्रम से ही पढ़ेंगे, और उसके बाद के जितने चैप्टर है उसके अंदर आपका टॉपिक पहले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप बताएं और आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, उसके बारे में आप अपना राय दें। ठीक है, धन्यवाद।